नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। सीएम घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में 5 विभागों की विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षा करी। इनमें लोक निर्माण, विकास एवं पंचायत, कृषि एवं किसान कल्याण, सिंचाई और खेल विभाग शामिल है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि परियोजनाओं का आवश्यक अध्ययन करने के बाद ऐसी परियोजनाओं की एक अलग सूची तैयार की जानी चाहिए जो अभी संभव नहीं है, ताकि लंबित घोषणाओं की वास्तविक संख्या का पता लग सके। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जिन परियोजनाओं के लिए रेलवे से अनुमति की आवश्यकता है, ऐसे सभी परियोजनाओं के लिए हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से समन्वय स्थापित करें और आवश्यक हो तो ऐसी परियोजनाओं को HRIDC को भेजा जाए। भारतीय हॉकी टीम को साल 1964 में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक दिलाने वाले कप्तान चरणजीत सिंह का निधन हो गया है। कप्तान चरणजीत सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शोक जताया। आपको बता दें, सीएम ने ट्वीट करके कप्तान चरणजीत सिंह के निधन पर शोक जताया है। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने बैठक की, जिसमें एसकेएम ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए फैसला लिया है कि 31 जनवरी से प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब ये विधान समिति के जो भी सिस्टम है, इसको चलाओगे कैसे? बातें यहाँ सारी ऊपर तक जाए, गाँव में जाए, एक गाँव में जाए, दूसरे में जाए, 2-3 गाँव में रिकवर करेगा। किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पर हैं। किसानों का आरोप है कि आंदोलन को खत्म हुए 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन सरकार ने हमारी मांगों पर अमल नहीं किया। ना तो सरकार ने एमएसपी पर कानून की गारंटी देने के बारे में कुछ किया है और ना ही किसानों पर दर्ज मुकदमों पर कार्रवाई आगे बढ़ पाई है। सरकार ने वादा खिलाफी की है और इसीलिए 31 जनवरी को जिला और ब्लॉक स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 15 जनवरी के अपनी एसकेएम की मीटिंग 31 जनवरी को हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर ब्लॉक लेवल पे रोज प्रदर्शन किया था। तीनों काले कानून वापस ले लेने के लिए जब तक नहीं लिए गए तब तक नहीं हुए। 29 का फैसला 19 का फैसला 29 तक चले जाए। उसके बाद सरकार ने कहा था हम कमेटी बनाएंगे फसल की नहीं बनाई। उस कमेटी में 5 हमारे एसकेएम से किसान भी लेंगे, जो हम पढ़े लिखे किसान होंगे उनके साथ जाएंगे। कमेटी शामिल होंगे। सरकार ने इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनाई। हमने वहां पर लिख दिया कि वादा करा। इतना ही नहीं, जसबीर भाटी ने यह भी ऐलान किया कि 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में बीजेपी का विरोध करेंगे। वहीं जो किसान संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, उसको लेकर उनका कहना है कि जो चुनाव लड़ रहे हैं अब वो एसकेएम का हिस्सा नहीं रहेंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन मान ग्रुप के अध्यक्ष गुणी प्रकाश ने भी ऐलान कर दिया है कि पंजाब में चुनाव लड़ने वाले बलबीर राजेवाल और गुरनाम सिंह चढ़ूनी का विरोध करेंगे। आप मंगलवार में विधानसभा के पंजाब के चुनाव में जाएंगे। 17 सीटों पे और जो 117 सीट है, सारी की सारी सीटों पे लगभग हम जो किसानों की लाशों पे राजनीति करने वाले हैं, अपने आप को राजनीति कहने वाले हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और राजेवाल, उन सीटों पर उनका डट के विरोध करेंगे, क्योंकि वो किसानों को गुमराह करके किसानों की 750 किसानों की हत्या के दोषी हैं। इसलिए हम किसानों को कहेंगे कि इनका मसला शुरू से ही राजनीतिक था और उसका हम जोरदार विरोध करने के लिए पूरी हमारी पंजाब की टीम भी है, हमारे साथी भी हैं। गुणी प्रकाश ने कहा कि इन दोनों ने किसानों के अहम मुद्दों को तिलांजलि देकर राजनीति में कदम रखा। इससे ये साबित होता है कि इनका किसानों और उनके मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है।
मिलेगा, क्योंकि किसान मुद्दे को छोड़कर अब ये विधानसभा और लोकसभा में जा रहे हैं, इनका डटकर विरोध करें, हम आपके साथ हैं। जाहिर है, एक महीने से ज्यादा समय से शांत किसान एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि हरियाणा सरकार भरोसा दे चुकी है कि वो किसानों और उनके मुद्दों को लेकर गंभीर है, लेकिन किसान अब वादा खिलाफी का आरोप लगाकर फिर से सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में सरकार की रणनीति क्या होगी और कैसे सरकार इससे निपटेगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। महेंद्रगढ़ लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने चरखी दादरी में अधिकारियों की बैठक ली। सांसद धर्मवीर सिंह के चरखी दादरी पहुंचने पर जिला उपायुक्त प्रदीप गोदारा ने उनका जोरदार स्वागत किया। आपको बताते चलें, चौधरी धर्मवीर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए अनेक जल कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका सभी लोगों को लाभ मिलेगा। अमृत योजना की अभी जैसे डी साहब बता रहे थे कि भिवानी में भी आली, हरियाणा प्रदेश के 10-11 शहर ऐसे हैं जिसमें अमृत योजना कंप्लीट हो चुकी है जी। यहाँ अमृत योजना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होते हुए नहीं आई है, तो ये सही बात है कि अमृत योजना आने के बाद इस शहर के जो बारिश का पानी है, और हमें बारिश का पानी ही ज्यादा खराब करता है, और वो ड्रेन आउट होके दूर थ्रू एसटीपी कहाँ जाए वो इस योजना में डाला जा सकता है। तो इस प्रकार की योजनाओं को हम कोशिश करेंगे कि इस बजट में प्रदेश के मुख्यमंत्री एजेंसी तुम्हें पता होगा, लेकिन जो जैसे दादरी चिड़िया रोड बनाते ही फिर करके कहीं जाओ। पंचकुला नगर निगम कार्यालय का विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान निगम कमिश्नर अपने कार्यालय से नदारद रहे, जिसे लेकर के ज्ञानचंद गुप्ता ने अधिकारियों से जवाब मांगा है कि आखिर निगम कमिश्नर अपने कार्यालय में मौजूद क्यों नहीं थे। कार्यालय में रेवेन्यू को लेकर के जांच की गई। पंचकुला निगम क्षेत्र में 6 मोबाइल कंपनी के टावर लगे हुए हैं। इन कंपनियों ने पिछले करीब 6 महीने से पैसे जमा नहीं किए। हालांकि कुलभूषण गोयल के मेयर बनने के बाद कुछ रिकवर हुए हैं। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि निगम क्षेत्र में जो इंटरनेट की लाइन डली हुई है, उनका कोई रिकॉर्ड पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। कंपनियों की कई फाइलें भी वहां पर गायब मिली हैं। यहाँ टावर्स लगे हुए हैं डिफरेंट कंपनीज के, चाहे वो जियो है, इंडस है, एयरटेल है, वोडाफोन है, बीएसएनएल है और एटीसी टेलीकॉम। ये 6 कंपनियों के टावर लगे हुए हैं, लेकिन 5-5 साल से जो टावर लगे हुए हैं, उन्होंने जो नगर निगम की फीस थी, जो नगर निगम के चार्जेस थे, वो पिछले साल तक कोई पैसा जमा नहीं कराया। मुझे बड़ी हैरानी भी है कि यहाँ टोटल 318 टावर हैं जो शहर के अंदर लगे हुए हैं, और उस 318 में से 87 जो फाइल हैं टावर की, वो गायब। फरीदाबाद से विधायक नीरज शर्मा का बयान सामने आया। नीरज शर्मा ने कहा कि सरकार जानबूझकर फरीदाबाद और गुरुग्राम को लूटने का काम कर रही है और सरकार की आंखों के आगे जनता को लूटा जा रहा है, फिर भी सरकार मौन धारण करके बैठी हुई है। नीरज शर्मा ने कहा कि बजट सत्र में कई मुद्दों को उठाया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने नौकरी में 75% आरक्षण को भी काला कानून बताया। और क्या कुछ कहा नीरज शर्मा ने, आपको सुना देते हैं। बजट सत्र के अंदर एक तो सबसे पहले हम अपने इलाके के विकास कार्यों की बात करेंगे। उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज की तारीख में, और ये मैं पिछले काफी समय से उठाता भी आ रहा हूं, खास तौर से जो डीएचबीएन का उपभोक्ता है, उसके संग सरकार बहुत अत्याचार कर रही है। या दूसरे शब्दों में कहो कि मेरा पड़ोसी बिजली चोरी कर रहा है और उसके बिल का भुगतान मैं भर रहा हूं, जो कि गलत है। कि डीएचबीएन के उपभोक्ता के ऊपर
इतना ज्यादा सरकार बोझ क्यों डाल रही है। अगर जो आप स्थानीय लोगों को रोजगार दे रहे हैं तो सरकार ESI देगी, PF देगी, प्रमोट करेगी। और 75 नहीं साहब, 100% करो, नीरज शर्मा उसके साथ है। परंतु इस कानून के अंदर जो सरकार एक काला कानून लेके आई है, खासतौर से गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, दारूहेड़ा, पानीपत, अंबाला, सोनीपत, पंचकुला, जमुनानगर, यहाँ के बच्चों के साथ बहुत बड़ा इस सरकार ने, मैं तो कहूंगा, बच्चों का भविष्य कत्ल कर दिया। आज फैक्ट्री तो लगेगी फरीदाबाद में, जमीन जाएगी फरीदाबाद के किसान की, ट्रैफिक जाम होगा फरीदाबाद का होगा, पोल्यूशन झेलेगा फरीदाबाद का आदमी झेलेगा, कैंसर होगा फरीदाबाद के आदमी को होगा, परंतु फरीदाबाद के बच्चे को नौकरी नहीं मिलेगी। जो ये इन्होंने 75% नौकरी के अंदर 10% की कैप लगाई है, ये बहुत बड़ा काला। प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लंबे समय से मांगों को लेकर धरना दे रही हैं। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर के प्रदेश भर में मोर्चा खोला है। 3 तस्वीरें चरखी दादरी, रेवाड़ी और सोनीपत के आपको हम दिखाएंगे, जहां आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने शासन प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। तो आप 3 तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर पहली तस्वीर आपको हम चरखी दादरी से दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर आपको रेवाड़ी से दिखा रहे हैं और तीसरी तस्वीर जींद से है, जहां पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बताते चले, काले कपड़े पहन करके विरोध प्रदर्शन किया गया है। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं लगातार धरना प्रदर्शन कर रही हैं और सरकार पर आरोप लगा रही है कि सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। साफ तौर पर अगर आने वाले समय में सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो और बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जा सकता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ ये कह दिया। तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिला है। चरखी दादरी, रेवाड़ी और जींद की ये तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 51 दिन हो गए लगातार हड़ताल पर आते हुए और अभी भी हमारे मांग मुद्दों को लेकर हम बैठे हुए हैं और आज तक सरकार ने हमारे डेलीगेशन को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है। हम आज काले कपड़े पहनकर सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया, हमारी जायज मांगों को लेकर है और हम इसको लगभग 1.25 महीना हमें हो गया है। हम लगातार शहर के अलग अलग एरिया में जा रहे हैं और हम इस तरह की मुहिम हमने चलाई है कि हम लोग पहले एक राउंड में हम लोगों को समझाते हैं, दूसरे राउंड में हम खुद साफ सफाई करते हैं और तीसरे राउंड में फिर हम कार्रवाई भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों से सहयोग मांग रहे हैं। ये जो स्वच्छ रेवाड़ी जो हमारा अभियान है, ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी डिपार्टमेंट विशेष का नहीं, बल्कि सभी शहरवासियों का अभियान है और सभी को इसमें सहयोग देना होगा, तभी हम इसको सफल बना सकते हैं, तभी हम इसकी जो हमारा उद्देश्य है उस तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि काला दिवस इसलिए मना रहे कि सरकार, हमने तो सारी तरह के धरने कर चुके हैं और काला दिवस इसलिए मना रहे कि हमारी मांगे पूरी करे सरकार, देखे कि ये क्या क्या वो कर रही है। क्या क्या मांग आप लोगों की है? हमारी 19 मांगे हैं, जो करिए 750 रुपये हेल्परों के और 1500 रुपये वर्करों के बढ़ाए थे प्रधानमंत्री ने भी और ये खट्टर साहब ने भी, कोई हमारी वो नहीं कर। सोनीपत के मॉडल टाउन में 134A के तहत दाखिला ना मिलने पर गुस्साए वाको ने स्कूल वैन को रोक करके उसके टायरों की हवा निकाल दी और जमकर हंगामा किया। वाको और स्कूल स्टाफ में काफी देर तक इसी दौरान हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को भी मिला। अभिभावक मंच का कहना है कि शहर के किसी भी चौक चौराहे से निजी स्कूल के वाहनों को गुजरने नहीं दिया जाएगा। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया और स्कूल वैन को रोक करके टायरों की हवा निकाल दी गई। देखो 134 का इवेंट और कम से कम 1.5 महीना हो चुका है और हम लोग प्रशासन में भी गुहार लगा चुके हैं, स्कूल वालों से भी मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी एडमिशन नहीं हुआ है। तो आज अभिभावकों ने और छात्र अभिभावक संघ ने गुस्से में आके कुछ स्कूलों की गाड़ियों का पंचर किया है और हम प्रशासन को भी एक चेतावनी दे रहे हैं कि प्रशासन जब एडमिशन नहीं कराता है, सरकार नाकाम हो चुकी है, तो हम अब शहर में किसी भी स्कूल की बसें नहीं चलने देंगे। ये छात्र अभिभावक संघ की तरफ से मेरी वार्निंग है सभी स्कूल वालों को भी और प्रशासन को भी।
पंचकुला में डिटेक्टिव स्टाफ ने 4 किलो 900 ग्राम गांजा समेत एक तस्कर को काबू किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान पंचकुला के कॉलोनी मढ़ावाला से रहने वाले बंटी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि डिटेक्टिव स्टाफ की टीम गांव कोना गढ़ावाला में गश्त पर थी, तभी टीम को पुल के पास एक व्यक्ति हाथ में थैला लेकर दिखाई देता नजर आया, जो पुलिस की पार्टी को देख करके वापस तेज कदमों से भागने लगा। तभी पुलिस ने उसका पीछा किया। 4 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। खबर हिसार से है, जहां पतंगबाजी में इस्तेमाल होने वाला चाइनीज मांझा बच्चों के लिए मुसीबत बन रहा है। देश में रोक के बावजूद भी चाइनीज मांझे की बिक्री जारी है। पतंगबाजी बच्चों का ही नहीं, बड़ों का भी पसंदीदा शौक है। आपको बता दें, हांसी में हनुमान कॉलोनी वासी बलजीत का 12 साल का बेटा अनुज गली में खेल रहा था, तभी चाइनीज मांझा उसके पांव से लिपट गया और टांग में कट लगने से उसकी नस कट गई। आपको बताते चले, वो लहूलुहान हो जाता है। उसके परिवार के सदस्यों ने किसी तरीके से मांझे को उसकी टांगों से अलग किया, जिसके बाद उसको निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया और उसका ऑपरेशन जारी है। गली में खेल रहा था और अचानक उसके पाँव में चाइनीज डोर उलझी और एक बच्चे ने खींची, जिससे उसके पैर की नसें और हड्डी कट गई। आपको किस टाइम पता चला? ये 5 साढ़े 5 बजे की बात है और तभी मैं उसको लेकर हॉस्पिटल आया और उसका ऑपरेशन कराया। अब थोड़ा ठीक है बच्चा। हाँ, मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इस चाइनीज डोर को बंद करवाएं और जो इसके बेच रहे हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। एक बच्चा आया था 12 वर्ष का, अनुज नाम था उसका। उसके एडी के पीछे एक शार्प कट था, जिससे उसकी एडी की जो नस थी वो कटी हुई थी, जैसे शार्प किसी एज वेपन से कटती है। उसके घर वाले ये कह रहे थे कि ये जो है चाइनीज डोर से उसका पैर उलझ गया, उससे कटी है। उसके बाद काफी खून बह रहा था, उसका ऑपरेशन भी किया गया। लगभग जो 8 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ चाइनीज डोर की, और वो हांसी शहर में नहीं पूरे हरियाणा में पुलिस प्रशासन के नाक के नीचे बिक्री है। इसके लिए चाइनीज डोर से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन जो है ना अपना कुंभकर्णी नींद सो रहा है। मेरी सरकार और डीजीपी हरियाणा और एसपी हांसी, एसडीएम हांसी और उपायुक्त महोदय हिसार और गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मांग है कि शहर में जो चाइनीज डोर बिक्री है उन पर कानून प्रतिबंध लगाया जाए और प्रशासन को इस मुहिम को लेकर जो है ना जागरूकता अभियान धरातल स्तर पर चलाया जाए। चरखी दादरी के गांव मोड़ी के पास नहर टूट गई, जिसकी वजह से नहर से लगते दर्जन भर खेतों में फसल में पानी पहुंच गया है। आपको बताते चले, प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच जाता है और ठीक करने में जुटा हुआ है। प्रशासन की ओर से जेसीबी मशीन और दूसरी मशीनरी के जरिए पानी को हटाया जा रहा है। नहर टूटने की वजह से पास लगते खेतों में भी पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो वहीं आप तस्वीरें भी देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन जुटा हुआ है और पानी निकासी की कोशिश लगातार की जा रही है। जनवरी में बेमौसम हुई बरसात ने किसानों की परेशानी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खरीफ सीजन के बाद अब रबी सीजन में भी कई गांवों में जलभराव के कारण फसलें बर्बादी की कगार पर पहुंच चुकी हैं। वहीं भागड़ू गांव में रबी सीजन की गेहूं और सरसों की फसलों में जलभराव के कारण किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। पीड़ित किसान के साथ ग्रामीणों ने बड़ी संख्या में लघु सचिवालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम डीसी कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया कि मानसून में हुई अत्यधिक बरसात के कारण भागड़ू गांव में किसानों की धान, कपास, बाजरा आदि फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। गिरदावरी भी करवाई गई थी, लेकिन अब तक खरीफ सीजन का मुआवजा उन्हें नहीं दिया गया है। किसानों ने सरकार से मांग करी है कि उन्हें पिछली फसलों का मुआवजा दिया जाए। वहीं रबी सीजन की जो फसलों की स्पेशल गिरदावरी करवाने के बाद मुआवजा राशि भी उन्हें जारी कराई जाए। हम पानी के बारे में डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने गए, हमारी गिरदावरी हो और हमारे गांव में 90% फसल बर्बाद हो रही है, इसका गिरदावरी हो जाए और हमें मुआवजा मिले। पानी बहुत ज़्यादा खड़ा है खेतों में, सारी मौका देखा जाए, हमारी फसल टोटली बर्बाद हो जाए।
को बताते चले मुआवजे की मांग की गई है क्योंकि बेमौसम बरसात ने किसानों की फसलों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। अब ऐसे में किसानों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले जो स्पेशल गिरदावरी करवाई गई थी अभी तक उसका मुआवजा किसानों को नहीं मिला है, जिसकी वजह से किसान लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। तो वहीं लघु सचिवालय पहुंच करके किसानों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है। सरकार से मुआवजे की मांग वो लगातार कर रहे हैं। हरियाणा सदा से ही वीरों की भूमि रही है। हरियाणा का नाम देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे एक वीर हैं हिसार के बरवाला गांव के खदेड़ के राम मेहर दलाल जी। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा सदा से वीरों की भूमि रहा है। हरियाणा का नाम देश के लिए कुर्बानी देने वाले शहीदों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे ही एक वीर है हिसार के बरवाला के गांव खेदड़ के राम मेहर दलाल, जिनका जन्म 10 मई 1972 को स्वतंत्रता सेनानी नौरंग राम के घर में हुआ। इस लाल ने सेना में 9 साल नौकरी की और 1 जुलाई 2002 को देश के लिए शहादत दे दी। शहीद राम मेहर ने 27 अप्रैल 1993 में सेना में भर्ती हुए थे। वो जाट रेजिमेंट में तैनात थे। शहीद राम मेहर दलाल की शादी 26 मई 1992 को मतलौड़ा गांव की राजेश कौर के साथ हुई। अभी शादी को 1 ही साल हुआ था कि शहीद राम मेहर की सेना में नौकरी लग गई और 9 साल की नौकरी के दौरान ही उन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दे दिया। वहीं शहीद राम मेहर की पत्नी राजेश कौर ने बताया कि उनकी 2 बेटियां और 1 बेटा है। दोनों बेटियों से छोटा बेटा, जो अपने पिता के नक्श कदमों पर चलते हुए सेना में भर्ती हो गया और अब देश की सेवा कर रहा है। मेरी शादी 1992 में हुई थी और 1 साल बाद उन्होंने ज्वाइनिंग कर ली थी आर्मी। तो उसके बाद फिर 9 साल उसने सर्विस की, तो उसके बाद शहादत के लिए शहीद हो गई। तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। 1 बेटी सर्विस करती है और बेटा भी आर्मी ज्वाइन कर गया, तो वो भी शहादत के लिए तैयार किया है। देखो भी मेरे दादाजी भी आर्मी में ही थे, उन्होंने भी देश की सेवा की और उसके बाद फिर मेरे फादर आर्मी में शहीद राम मेहर दलाल, उन्होंने भी 9 साल देश की सेवा की। और हम 3 भाई बहन हैं, 2 हम बहन हैं, 1 भाई है, वो छोटा है और वो भी अब आर्मी में ही है, वो भी देश की सेवा कर रहा है। शहीद राम मेहर के छोटे भाई सतपाल ने बताया कि राम मेहर सेना में नौकरी के दौरान पेट्रोलिंग पर थे कि अचानक से पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी शुरू कर दी गई। शहीद राम मेहर के साथ 10 अन्य सैनिक भी उनकी टुकड़ी में शामिल थे। शहीद ने अपने 9 साथियों को तो वहां से सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन जैसे ही राम मेहर वहां से निकलते कि उससे पहले ही उनके बंकर पर पाकिस्तानी सेना ने बम गिरा दिया और वो देश के लिए शहीद हो गए। स्पेशल डेस्क, ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। इन्होंने 27 अप्रैल 1993 को फौज ज्वाइनिंग की और 1 जुलाई 2002 को ये शहीद हो गई। इसके परिवार में 2 लड़कियां, 1 लड़का है जो भी आर्मी ज्वाइनिंग कर रहा है जी। तो ये पढ़ाई कहाँ से शुरू की, कहाँ तक पढ़ी? ये 1ली से 10वीं तक गांव खेदड़ में पढ़ाई की जी। +2 जाट स्कूल से हिसार से की जी।
शहीद रामेर सिंह शहीद हुए उस टाइम 5वीं कक्षा में थे और हमें यही पता चला था अपने गांव से दलाल परिवार में सिंह रामेर सिंह जी शहीद हो गए हैं। उसी बस हम बचपन थे, इतना पता नहीं था, लेकिन आज इसकी प्रेरणा लेकर मेरे गांव से युवा हर साल आर्मी में 1-2 बच्चा इसके जुनून में देश की रक्षा में शामिल होता है। आज रामेर सिंह दलाल जो कि 1993 में इसको ज्वाइन किया था और उसको देश के लिए मतलब बड़े गांव के लिए भी गर्व की बात है। आज भी उसका जो लड़का है वो आर्मी में सेवा दे रहा है और सबसे बड़ी गौरव की बात जो रामेर स्टेडियम जो बने हुए हैं, यहाँ बच्चे हमारे जो इसमें खेल के काफ़ी मतलब बच्चों ने आर्मी ज्वाइन की है, जो इस स्टेडियम में मतलब एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, इसमें बड़ी सफलता हासिल मिली है। स्वतंत्रता सेनानी नौरंग का परिवार सदा ही देश की रक्षा के लिए आगे रहा है। बेटे रामेर सिंह दलाल ने देश के लिए शहादत दी, वहीं आज उसका बेटा सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर रहा है। पूरा परिवार देश की रक्षा के लिए आर्मी ज्वाइन कर चुका है और आज भी देश रक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में शामिल है। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।